तो स्टॉक मार्केट जो होता है कैटेगरी वाइज मार्केट कैप के अनुसार वो होता है ब्लू चिप, जिसमें लार्जेस्ट कंपनी होती है, जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है, जिसमें रिटेलर और इंस्टीट्यूशन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अट्रैक्ट करता है। मिड कैप होता है मीडियम साइज की कंपनी, गुड लिक्विडिटी, लेकिन स्मॉल कैप में लिक्विडिटी नहीं होती, लिमिटेड लिक्विडिटी होती है। ठीक है। और क्लासिफिकेशन जैसे टॉप 50 to 100 स्टॉक को बोलते हैं लार्ज कैप, और 200 से 500 जो स्टॉक होते हैं नेक्स्ट उनको मिड कैप, और जो 500 से नीचे के जो स्टॉक्स है निफ्टी 500 के नीचे एक समझ जाओ वो सब स्मॉल कैप है। ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? मार्केट कैप इंडिकेट करता है साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्री स्टॉक मार्केट। जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा उतना ज्यादा वैल्यूबल है हमारी इकोनॉमी, चाहे किसी भी देश की हो। अगर आप वहाँ का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कितना वैल्यूबल है। जैसे यूएस के कंपनीज को देख लो, एक एक कंपनी जो बड़ी कंपनी है 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और हमारा ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है। तो मार्केट कैप को जीडीपी से अगर डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि जो इंडिया का यानी कि कंट्री का स्टॉक मार्केट है वो कितना सिग्निफिकेंस है या कितना इंपॉर्टेंट है, यानी मार्केट कैप कितना है ओवरऑल और जीडीपी क्या चल रही है। ठीक है। इक्विवेलेंट आसपास ही चलनी चाहिए हमेशा, ये चीज याद रखिएगा, मार्केट कैप टू जीडीपी। फिर इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको बताता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ प्रीफर कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कभी ना कभी आएगा ही ये। ठीक है। जैसे एक यहाँ पे अपन ने एग्जांपल भी देखा था, फेयर मार्केट वैल्यू फॉर ईच कंपोनेंट इफ अनअवेलेबल यूज बैलेंस शीट वैल्यू। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू अगर अपने को नहीं पता है तो अपन बैलेंस शीट की वैल्यू को एज अ प्रॉक्सी मान लेते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? कॉमन इक्विटी 12 करोड़, प्रीफर कैपिटल 8.5, डेब्ट, कैश एंड इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल ईवी की वैल्यू 45 करोड़ आ जाती है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजों को ऐड किया गया है? पहला तो मार्केट कैप 340 रुपया प्राइस है, और 10 लाख शेयर है, तो टोटल वैल्यू इसी की 34 करोड़ हो गई। ठीक है। 8.5 करोड़ क्या है? प्रीफर्ड कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। 6.4 है डेप्ट आउटस्टैंडिंग, और इसमें माइनस क्या क्या चीजें हुई है? कैश एंड इक्विवेलेंट और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इतनी भी चीज पता है तो केस स्टडी में एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ईवी से रिलेटेड कभी कभी आ जाता है केस स्टडी। ठीक है, बहुत सिंपल सा रहता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी रहता है। ठीक है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछता है। अर्निंग होती है हिस्टोरिकल, ट्रेडिंग और फॉरवर्ड। ठीक है। अर्निंग क्या बोलते हैं? रिफर टू कंपनीज प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट इक्विटी ऑनर्स के होते हैं उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमेशा इक्विटी ऑनर्स का होता है। ईबीटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन एंड amortization यूज टू रिप्लेस असेट ओवर अ टाइम और सर्व बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर। ईबिट है और एक ईबीटा भी होता है। ठीक है, ये ईबिट लिखा है और एक ईबीटा भी होता है, EBITD। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन और amortization भी। हिस्टोरिकल अर्निंग किसको बोलते हैं? प्रीवियस ईयर की अर्निंग। ट्रेलिंग अर्निंग, लास्ट 4 क्वार्टर की अर्निंग। ठीक है, लास्ट 4 क्वार्टर्स में इस ईयर की भी अर्निंग आ सकती है, प्रीवियस ईयर की भी आ सकती है। फॉरवर्ड अर्निंग किसको बोलते हैं? प्रॉफिट बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मान लो 10 लाख है, आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख है, तो ईपीएस आ गया 5 रुपए। हायर ईपीएस इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छी अर्निंग चल रही। ठीक है। फिर होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का जो पोर्शन होता है जिसको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फेस वैल्यू के परसेंटेज में डिक्लेयर होता है। डीपीएस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 40% डिविडेंड ऑफ ₹10 फेस वैल्यू, तो 4 रुपए आ गया डिविडेंड पर शेयर।
जो भी फेस वैल्यू होगा उसका परसेंटेज टर्म में बताएगा। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो, मेजर द प्राइस द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर अ कंपनी अर्निंग। ठीक है। कंपनी की अर्निंग में कितना मार्केट प्राइस देने वाला है ना, कितना पैसा आपको दे रहा है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर यहां से निकलता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है। तो यहाँ से पीई रेशो निकल आता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला रहता है लेकिन लोग मिस्टेक कर जाते हैं, मैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में। पीई क्या होता है? एक्सप्रेस इन मल्टीपल ऑफ अर्निंग, आपकी अर्निंग से कितने मल्टीपल पे चल रहा है। हिस्टोरिकल वर्सेस प्रोस्पेक्टिव पी, पास्ट की अर्निंग से हिस्टोरिकल पी बताते हैं। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? फ्यूचर अर्निंग के एक्सपेक्टेशन के अनुसार। ठीक है। हायर पी मने का मतलब क्या होता है? इंडिकेट मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। लोअर पी अंडर वैल्यूएशन बोलता है। ठीक है। पी रेशोस को डिफरेंट कंपनी के लोग अपन चेक तो करते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है उसकी क्या है, पी हाई होती है। ठीक है। पी मल्टीपल से क्या पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। ठीक है। और वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब किसी स्टॉक की पी लो चल रही है तब उसको खरीदते हैं। ठीक है। लार्जर और बड़ी स्टेबल कंपनीज के पी हमेशा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर और रिस्कियर कंपनी। ठीक है। जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालते हैं वैसे ही प्राइस टू सेल रेशो निकालते हैं। करेंट प्राइस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर सेल। ठीक है। तो उसमें क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर शेयर, ये आता है कभी कभार। ठीक है। तो इस रेशो से अपन निकाल लेते हैं। लोअर प्राइस टू सेल रेशो कंपेयर टू पीयर इंडिकेट पोटेंशियल अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू है अगर आपका प्राइस टू सेल रेशो लो है। ठीक है। फ्यूचर पोटेंशियल दिखती है, प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट अपने को पता चलता है, कंपनी कितना पैसा पर रुपीस के सेल में जनरेट करती है। यूजेस क्या है, यूजफुल फॉर कंपनी विद टेम्पोररी लॉसेस वेयर अर्निंग बेस्ड मल्टीपल आर इरेलेवेंट। ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो लॉसेस लॉस कर रही है टेम्पोररी यानी कि कुछ समय के लिए, तो उसकी अर्निंग को अगर आपको यानी कि जिसमें पी मल्टीपल ज्यादा काम नहीं आते वहां प्राइस टू सेल रेशो को से भी एक्सपेक्ट किया जाता है, जहां पे लॉसेस दिख रहा है लेकिन सेल अच्छी बन रही है, कंपनी सेल बढ़िया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होता है, कंपनी कंपेयर अ कंपनी करेंट मार्केट प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जितना है उसको करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। तो बुक वैल्यू कैसे निकलता है, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है। तो बुक वैल्यू मान लो 10 रुपए आ गया, कैसे निकाले, नेटवर्थ कितना है 10, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होगा 60 लाख, और आउटस्टैंडिंग शेयर है 6, तो बुक वैल्यू इतना आ गया। और प्राइस टू बुक वैल्यू यानी प्राइस चल रहा है 20 रुपया और बुक वैल्यू 10 रुपए, तो 2x। ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू। ठीक है। इंडिकेट पोटेंशियल अंडर वैल्यू। ठीक है। इन्वेस्टिगेट रीजन फॉर लो पी सच एज पुअर पास्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑल स्टॉक बिलो बुक वैल्यू आर बार्गेनिंग। सभी कंपनीज की अगर बुक वैल्यू कम है यानी कि स्टॉक की प्राइस बुक वैल्यू से कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार्गेनिंग में अवेलेबल है। ठीक है। यूजेस कहाँ है, जहां अर्निंग निगेटिव में है, और पी रेशो भी इनएप्लीकेबल है। ठीक है। पीवीआर आप जानते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जैसे वहां पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपको कंपनी के शेयर मिलेंगे लेकिन वहां पे वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे शेयर क्यों इशूअर इशू करता है, क्योंकि उसको अपनी वोटिंग राइट भी नहीं देना है, अपनी कंपनी में कंट्रोल बना के रखना है। ठीक है। और डीवीआर में कौन इन्वेस्ट करता है, जिसको डिविडेंड चाहिए और कैपिटल गेन चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है वोटिंग पावर है कि नहीं है। ठीक है। वोटिंग राइट पर डीवीआर वेरी बिटवीन कंपनी। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत डीवीआर रिक्वायर अ मिनिमम 10% डिविडेंड ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड 10% डिविडेंड दे रही है लास्ट 3 साल से, वही डीवीआर इशू कर सकती है।
डीवीआर कंपनीज के टोटल पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25%। ठीक है, ये आता है सर, ये चीज आती है। फिर टर्मिनोलॉजी इन डेप्ट मार्केट। ठीक है, डेप्ट कैपिटल is provided by lender expecting regular fixed interest payment and principal repayment. ठीक है, companies can raise debt by borrowing from bank और issue debt security। ठीक है, जैसे किसी कंपनी को 100 करोड़ उठाना है वाया बैंक लोन और बाई इशूइंग वन, तो वो क्या कर सकती, 100 रुपए के 1 करोड़ डेप्ट सिक्योरिटी इशू कर दी। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, 100 करोड़ वो उठा लिए। या तो बैंक लोन लेंगे तो डायरेक्ट लोन ले लेंगे और वहां पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। ठीक है, तो डेप्ट सिक्योरिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर इशूअर बारो मनी अंडर सेट टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कूपन रेट होता है, मैच्योरिटी होता है और कुछ कोलेट्रल भी होता है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या होता है डेप्ट सिक्योरिटीज में, हमेशा रेगुलर कूपन पेमेंट यानी इंटरेस्ट पेड होता है, और जब रिडीम होता है तो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होता है। ठीक है, सिक्योर डेप्ट क्या होता है, इन्वेस्टर को राइट देते हैं कंपनी के असेट्स में इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आप उसके असेट्स को बेच के अपना रिकवरी कर सकते हो। अनसिक्योर डेप्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डेप्ट सिक्योरिटी कैन बी प्राइवेटली प्लेस्ड और ऑफर पब्लिकली, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो या तो पब्लिकली भी दे सकते हो। पब्लिकली जो इशूड होती है डेप्ट सिक्योरिटी वो स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होती है। ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी को या तो मेच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं या तो ओटीसी मार्केट में उसको सेल भी करते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल पर वैल्यू ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है, 100, 1000 और कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है। कूपन रेट क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट आप पेड करोगे एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। जैसे फेस वैल्यू 1000 रुपए का है, ठीक है, और 8.24% कूपन रेट। ठीक है, तो आपको एनुअली कितना मिलेगा, 82.4। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ। मैच्योरिटी होती है, जैसे लोन की मैच्योरिटी होती है वैसी मैच्योरिटी और टर्म टू मैच्योरिटी इन बॉन्ड मार्केट। तो इट इन्फ्लुएंस बॉन्ड मार्केट एंड मार्केट रिस्क, जितनी ज्यादा मैच्योरिटी दूर हो या पास होती है उसके कारण बॉन्ड के प्राइस और मार्केट रिस्क भी उसमें बना रहता है। ठीक है, शॉर्ट टेन्योर के टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल, जो 1 साल से कम के लिए इश्यू होते हैं, जिसको मनी मार्केट भी बोलते हैं, 91, 182 और 364 डेज। लॉन्ग टेन्योर के 30 साल तक के लिए भी इशू होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड में कोई मेच्योरिटी नहीं होती है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसे अपन ने वो यानी कि इन्वेस्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, रिडीम होने पे अपने को प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होता है। ठीक है, प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशन हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेच्योरिटी में आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया या जितनी फेस वैल्यू। रिडीम कब होता है, व्हेन अ बॉन्ड मैच्योर, इन्वेस्टर उसको रिडीम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है और आपको पैसे प्रिंसिपल और फाइनल कूपन पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, जब तक आपने उस बॉन्ड को होल्ड किया है, चाहे वो आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हो चाहे आपने प्राइमरी मार्केट में खरीदा उसको वापस दो। ठीक है, जैसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न में परचेज किया आपने 104 में, कूपन का ईयरली अर्न कितना हुआ, 8%। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट कर दिया उस 8 रुपए को 7% के इंटरेस्ट में, और 1 साल बाद 110 रुपए में बेच दिया, तो टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका 14% जनरेट हुआ। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछते जाइएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, यानी कि अभी नहीं पूछेंगे तो फिर कब, ये वाली बात है। करेंट यील्ड क्या होता है, करेंट यील्ड कैलकुलेटेड द रिटर्न ऑन डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज डिटरमाइंड बाय, सब फास्ट हो रहा है। हाँ, फास्ट हो रहा है बहुत। ये शॉर्ट नोट है, ये फास्ट ही होगा। इसमें जैसे कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछते जाइए, इस पे कोई इशू नहीं है।
ठीक है। तो इसको और जैसे फ्लो में मैं, यानी कि ये जितनी चीजें लिखी इसी को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बस। अगर कुछ समझ में, जैसे कोई भी पॉइंट है अगर नहीं नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, चलेगा। क्योंकि फास्ट नहीं होगा तो शॉर्ट नोट्स खत्म नहीं हो पाएंगे। ये 300 पेज के हैं, इसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 पूरे कंप्लीट है, ए टू जेड। अगर आपने बुक को एक या दो बार पढ़ा है, उसके बाद आप इस नोट्स को केवल एक बार पढ़ के चले जाओ, आप एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया है आपको चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, उसी को अपन रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो तुरंत पूछिए। ठीक है। और तो करेंट यील्ड क्या होता है कि अपन जो डेब्ट सिक्योरिटी में जो रिटर्न जनरेट करते हैं, इसमें क्या होता है, डिटरमाइंड बाय बॉन्ड कूपन बाय इट्स करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये फ्यूचर कैश फ्लो को ऐड नहीं करता है। ठीक है। जो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है। करेंट यील्ड वाइडली यूज नहीं होता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, ये बॉन्ड का रेट ऑफ तो इंटरेस्ट है 8। वाइडली जो बोल रहे हैं मीन्स क्या सर, ग्लोबली की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, कहीं यूज नहीं होता ज्यादा ये, ग्लोबली नहीं, वाइडली, यानी ज्यादा यूज नहीं होता है। वाईटीएम ज्यादा यूज होता है, लेकिन करेंट यील्ड से क्वेश्चन तो आता है। वाइडली भले यूज ना हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। जैसे ये बॉन्ड दिया है ना 8.24 GS 2018, ट्रेड कितने में हो रहा है, 104 रुपए में, आपने 104 में बाई किया। ठीक है। तो इसका करेंट यील्ड निकालना है तो 8.24 डिवाइडेड बाई जो आपने जितने में बॉन्ड खरीदा या जितने में ट्रेड हो रहा है, 104 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है सेवन ये पॉइंट इसमें तो नाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी ना सर, हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या इसमें होगी? कोई भी हो सकता है, यानी कि अब ये जीएस लिखा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टी टीबी भी हो सकता है, टी हाँ ट्रेजरी हाँ भी। हाँ हाँ हाँ। तो ये डिपेंड करता है, जीएस लिखा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वैसे जनरली जीएस ही लिख के आएगा। ठीक है। या ऐसे टर्मिनोलॉजी जो जनरली यूज होते हैं। ठीक है। ट्रेजरी बिल, वो एक ये तो आता ही है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ वर्ड्स आते हैं, तो ये बीच के दो वर्ड से अपने को ज्यादा ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी है अपने को। बस अपने को ये देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.24 है, ट्रेडिंग हो रहा है 104 में, करेंट यील्ड कैसे निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर और ट्रेडिंग प्राइस नीचे, तो करेंट यील्ड यहाँ पे आ गया। इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। भले ये यूज नहीं होता, ये कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको डिवाइड करना है, उतना आपका आंसर आ गया। इसको इंटू 100 जरूर करना करेंट यील्ड में। जैसे ये 7.92 है ना, तो इसको 100 इंटू 100 करोगे तब परफेक्ट आंसर आएगा, ये आंसर परफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है। परसेंट पूछेगा तब तो फिर 100 से करना ही पड़ेगा परसेंटेज नहीं मल्टीपल। आता है ना, दिक्कत यही है। अच्छा 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 अच्छा। करेंट यील्ड में आप, वो क्या रहता है कि वो चाहते हैं कि कुछ मिस्टेक आप करो। परसेंटेज टर्म ये कई बार पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है। ठीक है। तो वही है, क्वेश्चन को जितने डिटेल में पढ़ोगे उतनी इजीली एग्जाम पास करो। एक क्वेश्चन चाहे इजी आए चाहे डिफिकल्ट आए, दो बार पढ़ के ये इसको दो बार तीन बार पढ़ो, दिमाग में नोट करो कि पूछना क्या चाहता है, तब आपको यानी कि परफेक्ट आंसर मिलेगा। कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी रहते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग। वाईटीएम क्या में क्या होता है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। ठीक है। मोर डिटेल देन करेंट। इसमें फ्यूचर कैश फ्लो को भी ऐड किया जाता है, इंक्लूडिंग कूपन और प्रिंसिपल। ठीक है। इट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो टू द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, IRR। ठीक है। बॉन्ड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। एक कैलकुलेटर है, उसमें अगर आप IRR टाइप करोगे ना तो उसका आंसर भी आ जाता है, लेकिन वो कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं, आई डोंट। YTM को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट रेट आर टेस्टेड टू फाइंड वन दैट बैलेंस बॉन्ड मार्केट विद द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है।
ऑफ एक्सपेक्टेड कैश। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शायद मैंने ये एग्जाम्पल उसमें भी बुक में भी दिया हुआ है, तो सेम एग्जाम्पल यहाँ भी है। ये YTM को कैलकुलेट कैसे करते हैं, XIRR फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, अगर आपको एक्सेल चलाने आता है तो वहां से निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल भी निकल जाता है। जैसे HDFC बैंक का बॉन्ड है 9.70, ठीक है, 2017 का बॉन्ड है। इशूड कब हुआ था, 9 जुलाई 2007 को। मैच्योर कब होगा, 2017 को। ठीक है, बॉन्ड ट्रेड कब हो रहा है, 1 नवंबर 2014 को 103 रुपए में। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9 रुपए 70 पैसा। 2014 चल रहा है, 2017 में मेच्योरिटी है, यानी कि 14 के बाद 15, 16 और 17। तो क्या हुआ, ये 1 साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा। तो आपने 103 में खरीदा, होल्ड किया मैच्योरिटी तक, तो 1 साल में फिर 9.7 मिला, फिर 9.7 रुपीज वापस री इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, 103 रुपए में, या इसको वापस आपने रखा हुआ है, तो टोटल कैश फ्लो कितना आया। तो कूपन यहाँ पे क्या होता है, करेंट यील्ड में ये जो फ्यूचर कैश फ्लो होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो अगर आप XIRR फॉर्मूले में डालोगे तो इसका आंसर 9.6% आता है। ठीक है, इसको सिंपल है कि आपको फ्यूचर कैश फ्लो को ऐड करना है बस, और कैलकुलेट कर देना है कि कितना कितना इसका वो आ रहा है, क्या नाम है, रिटर्न। XIRR के फंक्शन अगर आपको एक्सेल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बस आपको ऐड करना है, हो जाएगा। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। मैम, आपको ये चीज समझ में आई, आप दोनों को समझ में आया ये चीज, ये दोनों से क्वेश्चन यस। आते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल तो अभी चैप्टर 8 में रहेगा। फिर YTM क्या करता है, एज्यूम करता है कि इन्वेस्टर जो है वो होल्ड कर रहा है बॉन्ड को मैच्योरिटी तक, जो कि कभी कभी होता नहीं है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। फिर क्या है, इट एज्यूम कूपन री इन्वेस्टेड, जो कूपन है वो री इन्वेस्टेड हुआ है सेम रेट। सेम रेट यानी कि यहाँ पे 9.7 है, तो सेम रेट 9.7 पे ही वापस ये 9 रुपए और ये 9 रुपया ये वापस री इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, दिस implies statics and flat interest rate which is often unrealistic। ठीक है, तो YTM सिंपल है और क्विक है, वाइडली यूज होता है। कूपन यील्ड जो अपन ने देखा ऊपर, करंट यील्ड वो नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है बहुत, ऐसा नहीं है कि वाइडली यूज नहीं होता तो छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं। ठीक है, YTM को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रायल एंड एरर्स। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है बॉन्ड का, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ड्यूरेशन मेजर द बॉन्ड प्राइस सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बॉन्ड विथ हायर ड्यूरेशन गेन मोर वैल्यू। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो जो लंबे समय के बॉन्ड्स होते हैं खराब वो होता गेन है, अच्छा करते नहीं हैं। होता है। नहीं, गेन Gain? करते हैं बहुत, हाँ। अच्छा, यहाँ से रेट, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट मैंने रेट गिरने से, हाँ। नहीं पढ़ाया नहीं था नहीं, सही 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 सही। हाँ, देखो, अभी आज के डेट में इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस जो है फ्यूचर का यानी कि लॉन्ग टर्म बढ़ेगा। का वो गेन करेगा। हाँ, अपोजिट लेकिन प्रोपोर्शनल रहता है। हाँ, और आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो लॉन्ग टर्म का बॉन्ड्स है वो गिरेगा, ये याद रख लेना। जी जी क्यों, जी जी जी। अगर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो रहा है तो हाई ड्यूरेशन के बॉन्ड्स को, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको लोग खरीदना पसंद करेंगे। और अभी इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको सेल करके वापस इसको बाय करना पसंद करते हैं। ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज बता दिया। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द वेटेज एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एज वेटेज। ठीक है, ड्यूरेशन में क्या होता है, टेन्योर, कूपन एंड यील्ड, ठीक है, कंसीडर किया जाता है। लॉन्गर टाइम टू मेच्योरिटी रिजल्ट इन हायर ड्यूरेशन, इंक्रीज द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जितना लंबा समय का बॉन्ड्स खरीदोगे उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, याद रखना। लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क किस में नहीं होता, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में नहीं होता है, लेकिन आंसर क्या है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। बॉस
स्टैंडर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको पास करने के बाद एक वैल्यू बनती है। ऐसे ही सेबी ने नहीं कहा है कि इसको पास कर लो तब आपको हम रिसर्च एनालिस्ट बनाएंगे, या फिर आप सेबी का एनआईएसएम का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पास कर लो तो आपको हम सेबी रजिस्टर्ड एनआईएस ये एक्स ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए वो कोर्स उन्होंने वैलिड किया है कि आप जितनी भी पढ़ाइयाँ कर लो दुनिया की, लेकिन आपको ये एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है वैल्यू स्कोर। लोअर यील्ड रिजल्ट अच्छा इन, सर, ये जैसे ये एग्जाम पास कर लेने के बाद में कोई हाँ, भी स्टॉक का पार्टिकुलर हम लोग किसी को सजेस्ट कर सकते नहीं हैं कि नहीं नहीं मतलब कर सकते। आप, जब तक आप सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तब जैसे तक सेबी आप, से रजिस्ट्रेशन हो गया सर, मान लीजिए सेबी से हाँ रजिस्ट्रेशन फिर अगर कर सकते हो, या हाँ, तब रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस पे कर ये। सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी चीजें डिटेल बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आए बोले ये बाय कर लो, लेकिन उसका रीजन तो दोगे ना, फैक्चुअल चीजें तो जैसे बताओगे। मतलब पूरे रैशनल्स वगैरह रैशनल्स प्रॉपर आपको बताने मेंटेन करना पड़ेंगे। पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि आप रिसर्च एनालिस्ट बन गए तो उसके बाद आप कुछ भी करोगे, तो ऐसा नहीं है। वो फिर आपकी कंप्लेन भी होगी, वही वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसी में कंप्लेन होगी कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये और इसने पे इस, हाँ हाँ, वो जो नंबर मिलता है ना अपने को, हम्म, लाइसेंस नंबर, वो कंप्लेन में वही लाइसेंस नंबर जाएगा कि देखो ये उल्टा पुल्टा बताया है मेरे को, ये इसने मुझे मिसलीड किया है। जी। तो मतलब पूरे रैशनल्स बनाने पड़ते हैं, हाँ जैसे हाँ, आप, रिकमेंडेशन क्यों दिया है। हाँ वो इतना नहीं है, स्टॉप लॉस बताना पड़ता है आपको, फैक्चुअल चीजें बतानी है आपको। नहीं आपको सर, एक्चुअली हम अभी जो भी डेली बेसिस रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो उसका पूरा हमें डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर पूरा हाँ ऐड हाँ, वो रैशनल देना पूरा पड़ता है। देना हाँ पड़ता है। वो देना पड़ता है। जैसे आपको स्टॉप लॉस बताना है, आपको ये नहीं बोलना है, जैसे मार्केट में लोग रहते हैं ना, आपने इंस्टाग्राम में रील देखा होगा कि एक दिन में इतना पैसा बनाया, लोग हाँ डालते मतलब हैं अभी। श्योरिटी नहीं दे सकते, सिर्फ फ्यूचर श्योर, ट्रेंड्स में बोल आप सकते कहाँ हैं। से दे सकते हैं? कौन है श्योरिटी दे सकता है? अगर पता है तो, अगर मैं श्योर हूँ तो मैं आपको क्या बताऊंगा। मार्केट को प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन मैं बहुत वही सारा चीज, सर ये भी देखते हैं कि मतलब हाँ जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं कि जो रजिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट के रहते हैं, कुछ लोगों का मतलब कि वो अपना सेमिनार वगैरह भी कराते हैं, और वो करते हैं कि मतलब डेली वाइज वो कॉल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं हाँ, उस पे पैसे कि यहाँ लेते हैं पे ना, बाई मंथली करना है। पैसे, मंथली मंथली उसका चार्जेस लेते हैं वो। सब्सक्रिप्शन हाँ बेसिस हाँ, पे। वो होता है। और ठीक है, तो कमा रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं तो आपसे कौन आएगा यहाँ? अगर आपकी डिग्री को थोड़ी कोई देखेगा, आपका नॉलेज ही नहीं है तो कौन कौन आएगा आपके पास? वही 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 वही। आप मेन चीज है, अगर ठीक है कुछ समय के लिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, यानी कि 2-4 महीने बहुत भीड़ रही है आपके पास, फिर पेशेंट लोग समझ गए कि कुछ आता ही नहीं है, तो केवल पैरासिटामोल की गोली थमा रहे हैं हर चीज में, इधर पेशेंट की जान जा रही है। सेम फाइनेंस में भी होता है कि आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन सामने वाले का पैसा ही डूब रहा है, यानी कि आपने 10 कॉल दिए सामने वाले को, आप चाहे 10 में से 10 फेल हो गए आपके, कोई नहीं आया। गलत बोल रहा हूँ? आप कॉल दे दो लोगों को, नहीं, सही टिप्स बात दे है। दो, आप आरे बन जाओ। लेकिन अगर आपने 10 कॉल दिए, 10 क्या मैं बोलता हूँ, 5 क्या 2 कॉल भी दे दो, 2 में से 1 हिट नहीं हो ना, वो दोबारा आपकी तरफ देखेगा नहीं। ये हमारे हमारे लोगों की सोच है। लेकिन वो नहीं समझ रहे कि उसने स्टॉप लॉस भी बताया है। ठीक है, वो केवल अट्रैक्टिव इनकम, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, महीने भर में करोड़पति अरबपति बनना है लोगों को, ये वाली सोच लेके लोग 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के समय में 50,000 लगाएंगे, बोलेंगे सर डबल कब होगा? हाँ, डबल कब होगा? ऐसा लोगों का सोच है। यानी कि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, सर डबल कब होगा? सर कल मार्केट में कितना बना सकता हूँ? मेरे पास 1 लाख रुपए है, आप बताइए। मैं कैसे बताऊं? मुझे पता रहता, मैं तो हम्म, प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। मुझे पता रहेगा कि मार्केट में कल 10% बनने वाले हैं, तो मैं 1 लाख रुपए क्यों लगाऊंगा? मैं 1 करोड़ रुपए लगा के 10 लाख रुपए बना के चुपचाप बढ़ जाऊंगा ना। तो ये सब चीजें भी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो मार्केट में, जैसे मैम मार्केट में आप भी हो तो आप लोग समझते हो ये सब। ठीक है, तो लंबे समय के बॉन्ड्स में
हायर ड्यूरेशन के बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लोअर यील्ड रिजल्ट इन हायर ड्यूरेशन, ठीक है। इंक्रीज इन बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क, ठीक है। ड्यूरेशन इज यूजफुल मेजर द इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर बॉन्ड, ठीक है। ड्यूरेशन से मेजर होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। हायर ड्यूरेशन मीन्स ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस, हायर ड्यूरेशन मीन्स ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू इंटरेस्ट रेट, दो बार लिखा गया। ड्यूरेशन इज डायनेमिक एंड चेंज विद बॉन्ड टेन्योर, ठीक है। ड्यूरेशन डायनेमिक है, जितना नजदीक आते जाएगा उतना वो चेंजेस दिखाता है, फ्लक्चुएट होते हैं बॉन्ड के प्राइस। बॉन्ड नियर है मैच्योरिटी के और उसका ड्यूरेशन डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड के रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड्स आर सिक्योरिटी रिप्रेजेंटिंग अ लोन, ठीक है। उसमें बॉन्ड्स में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मैच्योरिटी होती है और कूपन होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैच्योर प्रिंसिपल यानी कि जितना पैसा आपने उधार लिया है, मैच्योरिटी यानी कि कब आपका बॉन्ड मैच्योर होगा, 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो नेशनल जो देश की गवर्नमेंट है वो इशू करती है। इसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो ज्यादा ट्रस्ट वाला होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मीडियम रिस्क भी होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी निकालती है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। फेस वैल्यू से डिस्काउंट में वो इशू होता है, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो वही जीरो, वही डिफरेंस ही हाँ प्रॉफिट बनता है सर। हाँ, जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो शेयर में चेंज हो जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर में, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होता है, वो कभी भी इशूअर वापस बुला सकता है मैच्योरिटी से पहले, कॉलेबल बॉन्ड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स आता है मैच्योरिटी से पहले, इशूअर कभी भी रिडीम कर सकता है, साल भर 2 साल जब भी उसका मन किया। पुटेबल बॉन्ड्स क्या होता है पता है, पुट वाले बॉन्ड, उसको कभी भी जो इन्वेस्टर है वो रिडीम कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉलेबल है तो कॉलेबल ही पड़ा। हाई यील्ड बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। सेम सेम हो गया ना सर, वो दोनों तो सेम। कहाँ से सर वो तो सेम हो, दोनों सेम हो गया ना, कॉलेबल और पुटेबल। मैं पुटेबल नॉलेज के लिए बताया, लेकिन आप पुटेबल कॉलेबल में इशूअर रिडीम कर सकता है, जब चाहे वो वापस बुला सकता है अपने अच्छा बॉन्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। पुटेबल में पुट में पुट एबल, तो उसमें इन्वेस्टर कभी भी सेल कर सकता है, रिडीम कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हायर यील्ड बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और क्रेडिट रेटिंग लो होती है, ठीक है। बॉन्ड्स आर वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक टेलर टू मीट वेरियस इन्वेस्टमेंट नीड, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बता दिया मैंने कि उसमें फेस पीरियडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फेस वैल्यू से डिस्काउंट में इशूड होता है और रिडीम होता है फेस वैल्यू। ये आता है जीरो कूपन बॉन्ड, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। मैं तो बोलता हूँ 2 घंटे एग्जाम में बैठो ना, कुछ मत सोचना कि क्या होने वाला है रिजल्ट, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर देखते जाओ। जब 1 आवर्स और कम से कम 60 to 80 मिनट्स जब बीत जाते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि हमने जितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं भाई ये तो सही होने वाला। अब उसके बाद कैलकुलेट करो कि हमको कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए, और कितने नंबर चाहिए दुनिया को ढोल बजा के बताने के लिए कि भैया इतने हैं। वैसे तो पास होना भी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पास होना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये सब एग्जाम, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, डोंट लेकिन जोक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग 70 से ऊपर इसको टारगेट दिमाग में ही। रिटर्न क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड में, रिडीम वैल्यू क्या होती है फेस वैल्यू में, ठीक है। परचेस क्या होता है, परचेस प्राइस जैसे 100 रुपये का उसका फेस वैल्यू है, परचेस आपने 80 में किया तो जो डिफरेंस हुआ 20 रुपए, वो आपका प्रॉफिट हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई होता है, जो ड्यू टू देयर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, कंपेयर टू कूपन पेइंग बॉन्ड विद द सेम मेथड, ठीक है। इशूअर को बेनिफिट क्या होता है कि आपको पीरियडिक इंटरेस्ट पेड नहीं करना है,
आपके पास जो कैश है वो आप ही के पास होगा, आप जब तक चाहो कैश को यूज कर सकते हो बिजनेस में। ठीक है। रीपेमेंट क्या होता है, एक बार में होता है, लमसम अमाउंट जो है वो रीपेमेंट हो जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी में। जीरो कूपन बॉन्ड के जो एग्जाम्पल है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है, इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या क्या होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, आईडीबीआई बॉन्ड्स और किसान विकास पत्र। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, ये लॉन्ग टर्म जीरो कूपन है ना। ईटीएचएल ने 4,280 करोड़ 2009 में निकाले थे। ठीक है। तो पहला जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो 85 रुपीज में था। ठीक है, 82 पॉइंट, ये शायद कुछ गलत लिखा होगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.1, और जो सेकेंड सीरीज इशू की वो थे 9.25। तो मेच्योरिटी में आपको 100 मिलना है, लेकिन अभी लगा रहे हो आप 85। ठीक है, 15 रुपए तो मिल ही जाएंगे आपको। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, कूपन रेट है वो पीरियडिकली रीसेट होता है, इन्फ्लेशन रेट के अनुसार, इंटरबैंक रेट के अनुसार और कॉल रेट। कूपन रिफ्लेक्ट करंट मार्केट रेट ड्यू टू पीरियडिक एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑल क्लियर। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, लोअर होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में, क्योंकि ये तो पीरियडिक सेट हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कहां से होगा, क्योंकि ये रेगुलर कूपन रेट इसका एडजस्टमेंट होता है। मार्केट सिनारियो क्या कहता है, ठीक है सूटेबल है, अच्छा रिटर्न मिल जाता है। कूपन आर टिपिकली एडजस्ट कितने में दिन में होते हैं, 6 मंथ में। कैप एंड फ्लोर क्या होता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में है मैक्सिमम कैप और मिनिमम फ्लोर लिमिट ऑन कूपन रेट। ठीक है। इनवर्स फ्लोटर क्या होता है, बॉन्ड इन डेवलप मार्केट विद कूपन डेट मूव इनवर्सली टू द बेंचमार्क। ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दैट प्रोटेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट इफ हेल्ड टू मेच्योरिटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स डेट में होते हैं ना, इसमें इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटीज सभी में इन्वेस्टमेंट होता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्टेड रहे इसकी। ठीक है। जिसको हाई रिटर्न चाहिए वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें प्रिंसिपल आपका प्रोटेक्ट रहेगा। इस इसमें क्रेडिट रिस्क भी होता है, आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। ऐसे बॉन्ड्स कौन इशू करता है, एनबीएफसी। ठीक है। पीपीएन प्रोटेक्ट, पीपीएन फुल फॉर्म में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, और इक्विटी लिंक्स बॉन्ड्स, कमोडिटी लिंक्स बॉन्ड। ठीक है। पीपीएन का फुल फॉर्म 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट वाली था ना सर, प्राइवेट वाला क्या है, प्राइवेट। PPN बार भूल जाते हैं ना अपन। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट, देखो भूल गया था मैं, मेरे को प्राइवेट प्रोटेक्टेड नोट्स याद आ रहा था। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट फुल फॉर्म आ जाता है ना कई बार, पीपीएन का पूछ क्या है, पीपीएन सब तो सुने ही नहीं है, ऐसा लगता है ना, तो पीपीएन है यहाँ पे। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड में क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तो खा जाएगा पूरे पैसे। आपको महंगाई बढ़ रही है, आपके पास आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया 6% के ब्याज में, महंगाई 8% बढ़ गई, तो ये 6 रुपए आपके कोई काम नहीं आएगा। तो ऐसा सिक्योरिटीज इशू करते हैं जो आप महंगा हाई इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट कर सकते। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एडजस्टेड होते हैं इन्फ्लेशन के अनुसार। ठीक है। कूपन रेट क्या होता है, फिक्स रियल कूपन रेट होता है टू द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल। ठीक है। मैच्योरिटी क्या होती है, द हायर वैल्यू बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें किसको कैलकुलेट करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, आईआईबी में होलसेल प्राइस इंडेक्स।
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटी, 10 साल का टेन्योर होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1.5% फिक्स, प्लस इन्फ्लेशन रेट जो भी चल रहा है सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, ये याद रखना, कई बार आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, उल्टा लिख के आ गए कि आईआईबी था तो उसमें कुछ और लिख दिए और यहाँ कुछ और। टैक्स तो लगता ही है, इसमें लगता है, ये आपका रिटेल का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज है, इसमें टैक्स है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड तो आप तो जान ही रहे हो कि हमारे देश का कोई कंपनी है वो यूएस में इशू कर रहा है बॉन्ड्स को, वहां की करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी, स्पेशली ऐसी करेंसीज को प्रिफर करते हैं जो स्टेबल है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है। इसलिए देखो, देखे होगे, अब देखो इसमें कॉमन सेंस बता देता हूँ। लोग बोलते हैं ना, अरे यूएस में मार्केट गिरा है तो यहाँ पे काहे के लिए इतना भूचाल मचा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यूएस में, यूएसए में या मैच्योर इकोनॉमिक्स में इन यानी कि मनी बोरोइंग करती है, ठीक है, पैसे उधार ली, लेकिन वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो यहाँ भी तो हलचल मचेगी ना, यहाँ भी तो कंपनीज को ज्यादा पेड करना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है, फिर डॉलर भी बढ़ जाता है, डॉलर के रेट भी अफेक्ट होते हैं। तो इसमें फॉरेन करेंसी रिस्क भी होता है, करेंसी भागा, मान लो डॉलर भागा, इधर आप, इधर आपने 80 रुपए के, 80 रुपए जब डॉलर था तब आपने खरीदा, अचानक 5 रुपए तो वही भाग गया ईयरली, और हर साल 5 रुपए का डॉलर बढ़ेगा, तो सोच लो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यूएसडी बॉन्ड इशू किया था 2020 में, फरवरी 2020। करेंसी रिस्क से बचने के लिए अपन फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट के लिए। ठीक है, जिससे इंटरेस्ट रेट का जो, यानी कि अपन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं करेंसी में, कि हमको करेंसी रिस्क ना हो ज्यादा। ठीक है, फिर एक्सटर्नल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, फिर वापस घूम के, तो वही एक्सटर्नल बॉन्ड, करेंसी डिफर फ्रॉम करेंसी ऑफ कंट्री वेयर इट इशू नोन एज यूरो बॉन्ड। यूएस डॉलर का बॉन्ड है, कुवैत में इशू हुआ, तो वहां की करेंसी क्या है, कुवैती दिनार, और आपने यूएस डॉलर में इशू किया है, तो वो हो गया एक्सटर्नल बॉन्ड। लेकिन मसाला बॉन्ड क्या हुआ, जब आप इंडियन रुपीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मसाला बॉन्ड पहली बार आईएफसी ने इशू किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें जो फॉरेन करेंसीज रिस्क है वो कौन क्लियर करता है, फॉरेन करेंसी में इशूअर ईश्वर बियर ईश्वर करता है। ईश्वर ठीक है, ईश्वर लेकिन मसाला में इन्वेस्टर बियर करता है। ठीक है, फिर होता है परपेचुअल, ये याद रखना, यहाँ भले ही तो बोलने में परपेचुअल में कुछ है नहीं दम, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, इशूअर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको रिडीम करना है, यानी कि आप ऐसे बॉन्ड में, आप एक सौ कॉमन लैंग्वेज में समझाओ, ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि उसका कोई रिडीम ही नहीं होगा, उसका कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है इशूअर के पास। कूपन पेमेंट भी मिलेगा, पीरियडिक कूपन इंटरेस्ट, वो भी कब, जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉलेबल ऑप्शन है, जब चाहे इशूअर बाय बैक कर सकता है और कॉल कर सकता है। ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड्स है, इशू करती है बैंक। ठीक है, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बेसल 3 के अकॉर्डिंग, ये एक आता है बॉस, इस पॉइंट को भूल ना जाना। 81 बेसल 3, 81 बेस बेसल बेसल जो भी है, इस जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड में, 3 नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए रिस्कियर होता है कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड। अब की फीचर्स क्या है, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होते, सब ऑर्डिनेट टू डिपॉजिट लोन एंड अदर बॉन्ड, कूपन भी कब पेड होगा, जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, नॉन क्यूमुलेटिव कूपन होता है। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव अगर नहीं लिए तो लैप्स हो जाए। इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्री स्पेसिफाई कॉन्टीजेंट इवेंट ऐसा कुछ होता है तब, नहीं तो नहीं होगा।
ठीक है, ऑल क्लियर, मजा आया पढ़ने में, आई होप सो।